नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे मन्नू भंडारी जी की लिखी एक कहानी बंद दराजों का साथ। एक दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए जीवन को उसकी संपूर्णता के साथ जीना असंभव सा हो जाता है। इतना ही नहीं, वो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का जीवन भी खंडों में विभाजित कर देता है। इसी अनुभूति को लेखिका ने बंद दराजों का साथ में व्यक्त किया है। तो आइए सुनते हैं कहानी बंद दराजों का साथ। लेकिन इसके पहले अगर आपको मेरी कहानी कहने का ढंग पसंद आया तो आप कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते कहानी बंद दराजों का साथ। उसकी मेज बहुत बड़ी थी और 3 दराजों में बटी हुई थी। बाईं ओर वाली दराज व्यक्तिगत थी, बीच वाली पारिवारिक और दाहिने को चाहे तो सामाजिक कह ले। यह विभाजन मंजरी का ही किया हुआ था, जो उसने काफी दिनों बाद किया था। उन दिनों जबकि उन दोनों के बीच भी एक विभाजन रेखा खिंच गई थी। आरंभ के दिनों में तो उसका ध्यान दराजों की ओर किया जाता, मेज की ओर भी नहीं गया था। तब सारे घर में पलंग ही सबसे आकर्षक लगता था उसे, और मन करता था कि दिन के 24 घंटे किसी तरह रात के इन 8 घंटों में ही सिमट जाए। विपिन का शरीर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का पर्याय बना हुआ था, और यह बात कभी दिमाग में भी नहीं आती थी कि शरीर से परे इसका कोई अस्तित्व और भी हो सकता है। संबंध और संपर्क हो सकते हैं, कोई और जीवन भी हो सकता है। पर यह सब बहुत शुरू की बातें थी, उन दिनों की जब मनों में कोई भेद नहीं था, और इसीलिए जैसे सब तरह के भेद मिट गए थे। सारी ऋतुएं वसंत के समान सुहानी लगती थी। आराम के समय काम की चुस्ती का एहसास होता रहता था, और काम के करने में भी अजीब तरह का आराम मिलता था। यह वसंत की सुहावनी सुबह थी। गीले बालों की ढीली सी चोटी बांधकर बड़े मन से मंजरी ने मटर चिवड़ा बनाया था। हर काम वह बड़े मन से करती थी, और उसके गीत सारे घर में गूंजा करते थे। वह ट्रे में सारा सामान अच्छी तरह से सजा कर ले गई। तभी उसने विपिन को कुछ कागजों में डूबे हुए पाया। इतना मगन होकर क्या पढ़ रहे हो? उसने हंसते हुए पूछा। तो विपिन हल्के से सकपका गया, और सारी बात को टालते हुए उसने ढेर सा चिवड़ा अपनी प्लेट में डाल लिया था। मंजरी को लगा था कि उस दिन वह कुछ जरूरत से ज्यादा तारीफ करने के मूड में आया हुआ है। वह लगातार अप्रासंगिक बातें किए चला जा रहा था, पर सब कुछ मंजरी के मन को छुए बिना ही निकल गया। रोज की तरह दोनों साथी घर से निकले थे, पर वह एक पीरियड के बाद ही सिरदर्द का बहाना करके घर लौट आई। सारे रास्ते उसका सिर चकराता रहा था। घर में घुसते समय जाने क्यों उसे लगा जैसे वह किसी और के घर में घुस रही है। वह सीधी टेबल के पास गई। टेबल पर पड़ी पुस्तकें, फाइलें, कागज पत्तर सब उसने उल्टे पलटे, पर वे कागज नहीं थे। उसे खुद आश्चर्य हो रहा था, एक झलक भर में उसने कैसे उन कागजों की ऐसी गहरी पहचान कर ली थी। उसने झटके से पहली दराज खोली। उसमें कुछ मित्रों और रिश्तेदारों के पत्र थे। 1-2 विवाह के निमंत्रण पत्र थे। अपॉइंटमेंट की डायरी थी। अखबारों की कुछ कतरनें थी। उसने बीच की दराज खोली। उसमें पासबुक और चेकबुक थी। मकान और बिजली के बिल की रसीदें थी। एक और तह किए हुए कुछ रुमाल भी पड़े थे। उसने तीसरी दराज खींची तो वह खुली नहीं। उसमें ताला लगा हुआ था। दराज में ताला होना ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है, नहीं ऐसे भयंकर, फिर भी वह भीतर तक कांप उठी थी। उसने सारा घर छान मारा, पर उसे चाबियां नहीं मिली, और अब सचमुच ही उसका सिर बुरी तरह दर्द करने लगा था, और वह मुंह पर साड़ी का पल्ला डालकर सारे दिन लेटी रही। उस रात जब वह सोई तो भीतर ही भीतर उसके कुछ घुमड़ता जा रहा था। रुलाई का वेग जैसे फूट पड़ना चाहता था। फिर भी उसने सोच लिया था कि वह जब तक सारी बात का पता नहीं लगा लेगी तब तक एक शब्द भी नहीं बोलेगी। रोज की तरह विपिन ने उसे बाहों में भर लिया था, पर जाने क्यों उसके भीतर ही भीतर उसने महसूस किया कि उसके साथ सोने वाला, उसे प्यार करने वाला विपिन संपूर्ण नहीं है, केवल एक खंड है, एक टुकड़ा। संपूर्ण विपिन उसे हमेशा फूल की तरह हल्का लगता था, पर खंडित विपिन का बोझ उसके लिए जैसे असह्य हो उठा। बार बार उसका मन करता रहा कि वह उसी से साफ साफ पूछ ले, लड़ ले, झगड़ ले, पर दराज का ताला जैसे उसकी जबान पर ही आकर लग गया था। वह सारी रात कसमसाती रही, पर बोला उससे कुछ भी नहीं गया था। औरत की नजर यूं ही बड़ी पैनी होती है, फिर उस पर यदि संदेह की सान चढ़ जाए
तो आकाश पाताल चीरने में भी उसे देर नहीं लगती। दूसरे दिन ही वह बंद दराज उसके सामने खुली पड़ी थी, जो विपिन की निहायत निजी और व्यक्तिगत थी। कुछ डायरिया, एक महिला और बच्ची की तस्वीरें, पत्र, कांच की ट्यूब में गोलियां। और ये सब देखकर क्रोध, घृणा, दुख, इन मिली जुली भावना का तूफान उसके मन में उठ रहा था। सिर थामकर घंटों वह वहीं बैठी रही थी, फूट फूट कर रोती रही थी। उसे बराबर लग रहा था कि जिससे धरती समझकर उसने पैर रखा था, वह तो शून्य था, कि जैसे वह एकाएक बेसहारा हो गई है। उसे अपने घर की छत और दीवारें सब ही हिलती नजर आने लगी थी, क्योंकि दराज में विपिन का केवल अतिथि नहीं था, वर्तमान भी था, और उसमें उसकी भविष्य की योजनाएं भी थी। वह जैसे जैसे विपिन के व्यक्तिगत जीवन के निकट होती जा रही थी, अनजाने और अनचाहे ही विपिन से दूर होती जा रही थी। धीरे धीरे मनों की यह दूरी शरीरों में फैलती चली गई थी, और वे अनायास ही एक दूसरे के लिए निहायत अपरिचित से हो गए। फिर उनके हिसाब अलग रहने लगे, संपर्क और संबंध भी अलग होते गए। दोनों के पास अपने अपने तर्क थे, और दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये तर्क उन्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। फिर भी हर तीसरे दिन घंटों बहसें होती, जिसकी परिणति मंजरी के आंसू में ही होती थी। अब स्नेह का स्थान संदेह ने ले लिया था, और तर्कों ने सद्भावना के रेशे रेशे उधेड़ दिए थे। तब मंजरी अपने ही घर में बहुत अकेली हो उठी थी, और सब कुछ बड़ा वीरान सा लगने लगा था। हर काम बोझ लगने लगा था, खाली समय और भी बोझिल। वह घंटों किताबें खोले बैठी रहती थी, और उनकी पंक्तियां केवल आंखों के नीचे से गुजरती थी, लेकिन मन उनसे अछूता ही रहता था। कापियां देखने बैठती तो उसकी साथी ने मजाक करती थी कि वह इम्तिहान की कापियां देख रही है या प्रूफ। विपिन से संबंध क्या गड़बड़ाया था, उसके समस्त इंद्रियों के आपसे संबंध ही गड़बड़ा गए थे। वो घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले रखती थी, फिर भी लगता रहता था कि साफ हवा के अभाव में घर की हवा धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है, और कोई है जो उसके देखते देखते मरता जा रहा है। वह न उसे बचा सकती है, और न ही निर्दयता पूर्वक मार ही सकती है। यूं भीतर ही भीतर वह तरह तरह के संकल्प करती थी, पर उसने कभी उन्हें विचारों से आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि घर में बहुत जल्दी ही एक तीसरा प्राणी जो आने वाला था, उसने उसके और अपने दुर्भाग्य को साथ साथ ही कोसा था। पर इसके बावजूद मन में कहीं एक हल्की सी आशा झांकने लगी थी कि शायद यह अनागत ही उनके बीच में सेतु बन जाए। पर साल भर के भीतर ही भीतर उसने अच्छी तरह जान लिया कि इस युग में आशा करना ही मूर्खता है, क्योंकि आज जिंदगी का हर पहलू, हर स्थिति और हर संबंध एक समाधानहीन समस्या होकर ही तो आता है, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है, जिसमें आदमी निरंतर बिखरता और टूटता चलता है। और वह भी 2 साल तक और बिखरी और टूटी थी। विपिन मन में कहीं हल्का सा आश्वस्त महसूस करने लगा था कि मंजरी ने शायद उस सब को स्वीकार कर लिया है, और शायद अब वह कटेगी नहीं। पर ऐसा हुआ नहीं। शादी की 5वीं सालगिरह थी। वह दिन अपने सारे अर्थ खो चुकने पर भी दिन तो बना ही हुआ था। यूं उस दिन न चाहने पर भी वह अपने को बहुत दुर्बल महसूस कर रही थी। उसकी यातना कई गुना बढ़ जाती थी, पर इस बार उसने वैसा कुछ भी अनुभव नहीं किया, और बड़े आग्रह से विपिन को कहा था कि वह उसे संध्या के 5 बजे ला बोहिम में आकर मिले। ला बोहिम का अंधेरा कोना, आसपास की मेजें खाली थी, और मेज पर लटकती बड़ी सी बत्ती को भी उसने बुझा दिया था। अंधेरा होने के साथ ही मंजरी के मन में एक क्षण को यह बात आई थी कि आज के इस अंधेरे से ही वे चाहे तो अपनी जिंदगी को कितनी रोशन कर सकते हैं। उस समय भीतर ही भीतर कुछ कसका भी था, पर दूसरे क्षण उसने अपने को सहज बना लिया, यह सोचकर कि यह निरी भावुकता है, और भावुकता को लेकर आदमी केवल कष्ट पा सकता है, जी नहीं सकता। मंजरी जीना चाहती थी, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए भी। और 3 घंटे के बाद जब वे वहां से निकले तो उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि कैसे वह इतने सहज और तटस्थ ढंग से सारी बात कर सकी, मानो ये सारे निर्णय उसके अपने लिए नहीं, किसी और के लिए लिए गए हों। वह खुद जानती है कि औरतें कभी पूरी तरह तटस्थ नहीं रह सकती, खासकर ऐसे सांगांतिक क्षणों में तो वे बात भी नहीं कर सकती। वे केवल रो सकती है, जार जार रो सकती हैं।
उससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे तब हुआ था जब वह अपने निर्णय को व्यावहारिक रूप देने के लिए अपना सारा सामान बटोर कर 2 महीने की छुट्टी लेकर दिल्ली से विदा हो गई थी। विपिन ने बच्चे को बहुत प्यार किया था और एक बार उसे भी। फिर बहुत ठंडे स्वर में बोला था, मैं ही दिल्ली छोड़ दूंगा। इस सब के बाद मुझे यहाँ रहना नहीं अच्छा लगेगा। तुम शायद यहीं लौट कर आना पसंद करोगी। इस घर को अब अपने ही नाम रहने दो। मंजरी तब तक यह तय नहीं कर पाई थी कि उसे कहाँ रहना है, क्या करना है। केवल एक विश्वास था कि जिस सहज ढंग से वह सारी स्थिति से उभरी है, उसी तरह नई जिंदगी का रास्ता भी खोज लेगी। फिर भी उसने घर अपने नाम रहने दिया। मानसिक तनाव के ऐसे विकट क्षणों में भी उसकी बुद्धि कुंठित नहीं हुई। तभी उसे लगा कि विपिन से ब्याह करके आने वाली मंजरी पूरी तरह मर चुकी है। अब जो मंजरी है वह तो उसकी लाश से पैदा हुई दूसरी ही मंजरी है। ऐन मौके पर बहुत बड़ा नाटक होने की संभावना थी। बच्चे को लेकर बहुत कुछ हो सकता था, पर हुआ कुछ नहीं। ऊपर से बड़े सहज ढंग से कुछ औपचारिक से वाक्यों का आदान प्रदान हो रहा था और भीतर से मन भरे हुए थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े विपिन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई थी और सब कुछ मंजरी ने सूनी सूखी आंखों से ही देखा था। जब सब कुछ पीछे छूट गया तो भीतर से एक गहरी निश्वास निकली थी, शायद मुक्ति की। अपने ही शरीर का फोड़ा जब सूख जाता है तो मरी हुई खाल को शरीर से खींचकर अलग करते समय जैसी भावना आती है, कुछ कुछ वैसी ही। 2 महीने बाद वह उसी घर में लौटी थी। सबने उसे देखकर पूछा था कि क्या वो बीमार रहकर आई है। बहुत दुबली हो गई है। उसका चेहरा तो सूखा और काला सा पड़ गया है। उसे स्वयं भी यह महसूस होता था, पर उस सबसे कुछ अंतर नहीं पड़ता था। उसने वहां आकर सबसे पहले तो चश्मा खरीदा, क्योंकि उसकी आंखें एकाएक बहुत कमजोर हो गई थी। घर जो का त्यों था, केवल वे सब चीजें वहां से हटा दी गई थी जिनके साथ विपिन की स्मृति लिपटी थी। वह मेज थी, मेज वाला वह कोना खाली रहने पर भी उसके मन में भय और वितृष्णा की मिली जुली भावना पैदा करता था। वह विपिन से मुक्त होकर भी जैसे उस मेज से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रही थी। घर के बचे हुए सामान पर धूल की परतें जमी हुई थी। एक दिन तो वह उस घर में कुछ कर नहीं पाई, पर दूसरे दिन ही वह सफाई में जुट गई। विपिन का कोई भी चिन्ह वहां नहीं था, सिवाय 1-2 भरे हुए एस्ट्रे के। एक बार उन्हें खाली करते समय जरूर उसका हाथ कांपा था। घर साफ हो गया, फिर भी उसे बराबर लगता रहा था कि एक ही बड़ी परिचित गंध है जो उसमें बराबर बनी हुई है। वह किधर भी जाए, कहीं भी रहे, उस गंध के एहसास से मुक्त नहीं हो पाती थी। तब उसने घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले रखने शुरू कर दिए थे, बाहर की साफ हवा और धूप आने के लिए। धीरे धीरे उन खुले दरवाजों से हवा और धूप के साथ साथ अनेक तरह के गंध, अनेक चेहरे और अनेक नजरें भी झांकने लगी थी। कुछ तरस लिए और कुछ आत्मीयता लिए। उसके साहस की प्रशंसा भी की जाती थी और कभी कभी जबान से यह समाचार भी दिया जाता था कि विपिन को किसी बच्ची और महिला के साथ देखा है। विपिन के लिए उनके सर में बड़ी कटुता भरी रहती थी, पर न उसे अपनी प्रशंसा चुती थी और न विपिन के लिए की गई कटुता। पहले साल परिचित और नए चेहरों की संख्या काफी बड़ी थी, फिर धीरे धीरे घटने लगी। हमदर्दों के लिए यह बात पुरानी हो चुकी थी और उन्हें लगता था कि वे तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। सिर्फ एक चेहरा था जो निरंतर बना रहा और घर में बहुत भीतर तक प्रवेश करता गया। पर मंजरी किसी प्रकार की हड़बड़ी में नहीं थी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि एकाएक ही उसे बहुत बहुत अकेलापन खलने लगा। नौकरी बोझ सी लगने लगी और जीवन नीरस। कभी कभी वह अकेले क्षणों में सोचती कि नहीं, अब वह जिंदगी की राह को बदलेगी नहीं। जिस तटस्थता से उसने सब कुछ झेला और अपने को टूटने नहीं दिया, उससे उसे लगने लगा था कि जैसे वह बहुत बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है। इस उम्र में यह सब शायद उसके लिए संभव नहीं होगा, पर जब भी वह चेहरा करीब आता, अनायास ही उसकी उम्र के 10 साल कहीं चले जाते और तब वह सोचती कि नहीं, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा है। दिनों ने गुजरकर उसकी उम्र की संख्या में जरूर वृद्धि कर दी है, पर भावनाएं तो आज भी अछूती ही हैं। जिंदगी के वे सुनहरे दिन जब उसे अपनी भावनाओं को खर्च करना था, उन मरे हुए संबंधों की लाश ढोने में ही बीत गए।
फिर भी उसने 3 साल तक जल्दबाजी नहीं की, कोई निर्णय नहीं लिया। उसने सोचा था और चाहा भी था बहुत सच्चाई और ईमानदारी से कि जैसे वह विपिन के संबंध से उबर गई थी, इस अकेलेपन से भी उबर जाए। पर उसने पाया कि वह अपने के सहारे अपने अकेलेपन से लड़ने की कोशिश कर रही है। उसे खुद महसूस हुआ कि असित के प्रति उसका व्यवहार कहीं न कहीं असंतुलित होता जा रहा है। लोगों ने उसे दबी दबी जबान से सलाह दी कि उसे असित को हॉस्टल में भेज देना चाहिए। पहले वह बराबर विरोध करती रही। कुछ आर्थिक कारण थे और कुछ इसलिए भी कि उसे भेजकर वह स्वयं और भी तो अकेली हो जाएगी। पर फिर उसे खुद लगा था कि वह अपना अकेलापन खत्म करने के लिए बच्चे का सारा भविष्य खत्म किए दे रही है। तब उसने 2 निर्णय एक साथ लिए थे। असित को हॉस्टल भेज ही देगी। वह अपना अकेलापन समाप्त करने के लिए सही और स्वाभाविक मार्ग ही अपनाएगी। उसे इस बात पर खुशी भी हुई थी और हल्का सा गर्व भी कि स्थिति बहुत अधिक बिगड़ने से पहले ही वह एकाएक तटस्थ होकर चीजों को उनके सही रूप में देख लेती है और फिर उन्हीं के अनुरूप निर्णय भी ले पा रही है। दिलीप अब साथ रहने आ गया था और इसलिए जिंदगी के 10 वर्ष एकदम से चले गए थे। घर बदल गया था और बिल्कुल नए ढंग से सजाया गया था। नए घर की साज सज्जा में हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते हुए वह काम किया करती थी। नौकरी उसने छोड़ दी थी क्योंकि साथियों की नजरों में झांकती हिकारत उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वैसे भी इस काम से वह बहुत ऊब चुकी थी। अब दिसंबर की सर्दी में सारी रात किसी के बाहों में गरमाए रहने के बाद जब उसकी अलस आंखें सुबह खुलती तो सामने के ड्रेसिंग टेबल पर उसे अपने प्रसाधन की अनेक चीजें सजी हुई दिखाई देती थी। छमाही इम्तिहान की कॉपियों का गट्ठर नहीं, तब मन बहुत हल्का और आश्वस्त हो जाता था। छुट्टियों में असित घर आया था। दिलीप को वो बराबर घर में देखता रहता था, सो मंजरी को दोनों को परिचित करने वाला संकट नहीं झेलना पड़ा। असित के आने से मंजरी बहुत प्रसन्न थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या क्या खिलाए, कहाँ कहाँ घुमाने ले जाए। दिलीप के जाते ही वह उसे लेकर रोज निकल पड़ती। दिसंबर की सुहानी धूप सारी दिल्ली को बेहद सुहाना और उत्फुल्ल बनाए सड़कों और मैदानों पर फैली रहती थी। शाम को वे दोनों लौटते तो दोनों के हाथों में असित के फरमाइशी पैकेट होते थे। छुट्टियां समाप्त होने पर असित लौटने लगा। उसके स्कूल के बच्चों का पूरा ग्रुप था। स्कूल से 6 महीने का बिल भी आ गया था। दिलीप ने यूं ही कह दिया, यह स्कूल तो काफी महंगा है, इस महीने में वैसे भी तो काफी खर्च हो गया है। तो मंजरी के चेहरे पर हल्की सी छाया तैर गई। बात तो साधारण थी और सच्ची भी। असित दिलीप का बच्चा होता तब भी वह यह बात कह ही सकता था, पर असित दिलीप का बच्चा नहीं था और क्योंकि संदर्भ दूसरा था इसलिए बात का अर्थ भी दूसरा हो गया। दिलीप ने शायद स्थिति को भांप लिया और सारी बात को सहज बनाने के लिए कहा, क्या जमाना आ गया है, हम तो इतना पढ़ लिए पर ऐसी लंबी चौड़ी फीस तो कभी नहीं भरी। पर बात फिर भी शायद सहज नहीं हो पाई थी। मंजरी को पहली बार अपनी नौकरी छोड़ने का अफसोस हुआ और उसके बाद धीरे धीरे फिर उस घर में एक अदृश्य मेज उभर आई थी। पर वह मेज दिलीप के कमरे में नहीं, इस बार मंजरी के कमरे में आई थी और वह 2 दरवाजों में बटी हुई थी, एक व्यक्तिगत, एक पारिवारिक। व्यक्तिगत दराज में असित के फरमाइशी पत्र, उसके चित्र, उसके स्कूल की रिपोर्ट और विपिन के कुछ औपचारिक पत्र थे जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि असित का आधा खर्च वह दिया करेगा। और मेज का वह विभाजन फिर पहले की तरह मन और शरीरों में होता चला गया और होते होते सारे घर में फैल गया था। बाहर से कहीं कुछ नहीं था, न बातचीत में न व्यवहार में, पर अनजाने और अनचाहे ही भीतर से जैसे मन बट गए थे, जिंदगी बट गई थी। इस बार हालांकि प्रसंग और स्थितियां दूसरी थी, पर बटने की पीड़ा वही थी, वैसी ही थी। रात में दिन में लेटे लेटे मंजरी न जाने क्या क्या सोचा करती। जब तब विपिन भी याद आने लगा और आश्चर्य यह था कि उसका यह याद आना अब उसे उतना बुरा भी नहीं लगता। फिर भी वह एहसास से मुक्त नहीं हो पाती कि विपिन ने केवल अपनी जिंदगी को ही टुकड़ों में नहीं काटा, कितने कौशल से वह उसकी जिंदगी को भी टुकड़ों में काट गया है कि आगे उसे सारी जिंदगी ही इन टुकड़ों की अभिशप्त छाया में काटनी होगी, कि वह अब भी अपनी संपूर्ण जिंदगी नहीं जी पाएगी। तो मित्रों,
कहानी हमारी यहाँ समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।